डिस्टेंस को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि डिस्टेंस एक द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम सम इनिशियल पॉइंट टू सम फाइनल पॉइंट। लेट्स से बॉडी कोई ए से स्टार्ट करता है और इस पाथ से होती हुई बी तक पहुंचता है, ठीक। तो एक्चुअली जो भी वो लेंथ कवर करता है इसी को डिस्टेंस कहते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे एस से, और इसका जो यूनिट है वो मीटर है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। अगर यहाँ पे आप बात करें तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह बनती है, यहाँ पे अगर बात करें तो इसका डायरेक्शन यू है, यहाँ पे इसका ये डायरेक्शन है, यहाँ पे इसका ये डायरेक्शन है, मीन्स कि इसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है, ठीक। ऑन द अदर हैंड अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू सम फाइनल पॉइंट। लेट्स से अगर हम ए से स्टार्ट करें और स्ट्रेट बी तक चले जाए तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे डी से, और इसके ऊपर मैंने एक एरो लगाया हुआ है ताकि आपको ये पता चले कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये किस तरह वेक्टर है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे आप इसका डायरेक्शन जानना चाहते हैं तो इसका कोई ना कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो ये डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, किसी भी पॉइंट पे आप डायरेक्शन जानना चाहते हैं तो फ्रॉम ए टू बी, ठीक। और इसका यूनिट भी मीटर है, ठीक। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है स्टूडेंट्स के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या रिलेशन है, ठीक। अच्छा जी, अगर हम इस तरह की बात करें, लेट्स से कि बॉडी ए से बी की तरफ मूव करती है, ठीक। तो इसका जो एक्चुअल लेंथ है वो डिस्टेंस है यहाँ पे, लेकिन अगर हम स्ट्रेट ए से बी तक चले जाए यानी डिस्प्लेसमेंट, तो ये इस तरह का वेक्टर बनता है, ठीक। अब यह देखिए डिस्टेंस की जो इस डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक। लेकिन अगर कोई बॉडी ए पॉइंट से स्ट्रेट बी तक चली जाए तो फिर इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक। इन इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, जबकि इस केस में डिस्टेंस ज़्यादा है डिस्प्लेसमेंट से। तो इस केस के लिए मैं लिख सकता हूँ कि डिस्टेंस बराबर है डिस्प्लेसमेंट के। अब इन दोनों कंडीशन को अगर आप एक कंडीशन में कंबाइन करें तो मैं लिख सकता हूँ कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी इस केस में ग्रेटर होगा और इस केस में इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। या अगर आप इसका रेशो कैलकुलेट करना चाहते हैं डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमेशा बराबर होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के। अगर आप डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये हमेशा बराबर होगा इक्वल टू आर लेस देन 1 के बराबर होगा। तो हमेशा ये रिलेशन या ये रिलेशन या ये रिलेशन आप लोगों ने याद रखना है कि एमसीक्यूज में आ सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या रिलेशन है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, या distance divided by displacement ratio is greater than or equal to 1, या displacement divided by distance ratio is equal to less than or equal to 1 के बराबर है, ठीक। अच्छा जी, अब एक MCQs इस पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और MCQs है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लेट्स से कोई बॉडी है और वो इस पॉइंट से स्टार्ट करता है, ए स्टार्ट पॉइंट से, और लेट्स से वो बी तक आता है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रेशो कैलकुलेट करना है, हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट करना है, और डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशो हमने कैलकुलेट करना है, ठीक। अच्छा जी, अगर मैं कंसिडर करूँ कि इस सर्कल का रेडियस लेट से आर के बराबर है, तो ओ से ए तक ये रेडियस आर है, और ओ से बी तक ये भी रेडियस आर है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहता हूँ ए से बी तक, तो देखिए इसको अगर हम 4 हिस्सों में तकसीम करें इस सर्कल को, लेट्स से ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, ठीक। तो मैंने 4 हिस्सों में इसको डिवाइड किया है, 1 2 3 और ये 4। आप लोगों को पता है कि जो सरकमफेरेंस होता है किसी सर्कल का, जो सरकमफेरेंस होता है सी, ये बराबर होता है 2 पाई आर के, ठीक। अब अगर ए से बी तक देखें तो इसका चौथा हिस्सा है ये, ठीक, 1 2 3 और 4। तो अगर आप दोनों साइड को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाय 4,
तो 2 और 4 कैंसिल, तो हम लिख सकते हैं पाई आर डिवाइड बाई 2। इन ए से बी तक का जो डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू बी, ये डिस्टेंस बराबर है पाई आर डिवाइड बाई 2 के। ठीक, अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं ए से बी तक, तो आप लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है फ्रॉम ए टू बी। ठीक, अब यहाँ देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो इसमें ये बेस है ओ बी, ये ओ ए परपेंडिकुलर है, और ए बी ये हाइपोटेन्यूज है। तो आप लोगों ने pythagoras थ्योरम में पढ़ा है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब अगर मैं हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करूँ डी से, तो मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस बराबर है ओ बी के, तो ओ बी स्क्वायर प्लस और परपेंडिकुलर बराबर है ओ ए के, तो मैं लिख सकता हूँ ओ ए होल स्क्वायर। अब अगर आप देखें डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये ओ बी भी बराबर है आर के, मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर, और ओ ए तक का डिस्टेंस भी बराबर है आर के, तो मैं लिख सकता हूँ आर से। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना है, डी स्क्वायर स्क्वायर रूट, और दोनों को आप ऐड कर ले तो 2r स्क्वायर स्क्वायर रूट। आर को अगर आप स्क्वायर रूट से बाहर लिखेंगे तो ये आर स्क्वायर आर बन जाएगा और अंडर द रूट 2। तो मीन्स डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना है, वो आर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। ठीक, तो ए से बी तक का डिस्टेंस बराबर है पाई आर डिवाइड बाई 2, और ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर है ए से बी तक का अंडर द रूट 2 आर। अब अगर दोनों का रेशियो कैलकुलेट करें, ए से बी तक का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का अगर हमने रेशियो कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस आप लोगों ने पढ़ा बराबर है पाई आर डिवाइड बाई 2, और जबकि डिस्प्लेसमेंट बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और मल्टीप्लाइड बाय आर। तो आर आर कैंसल, मैं लिख सकता हूँ पाई डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। दिस इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। और अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशियो कैलकुलेट करें इसके लिए, तो फिर आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई पाई आर, और डिवाइड बाई 2 तो 2 को मैं ऊपर लिखूंगा। ठीक, आर आर के साथ कैंसिल होगा, तो मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई पाई। दिस इज रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा जी, अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन हो कि ए से सी तक डायरेक्टली आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर ले, ये ठीक, तो डिस्टेंस ये है ए से बी तक और फिर सी तक, और डिस्प्लेसमेंट जो है ये स्ट्रेट फ्रॉम ए टू बी है। अब डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें, तो देखिए सरकमफेरेंस बराबर है 2 पाई आर के। अब ए से सी तक अगर आप देखें तो ये हाफ सर्कल के बराबर है, यानी हाफ सरकमफेरेंस के बराबर है, तो दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर ले से 2 कैंसिल पाई आर। यानी ए से बी तक का जो ए से सी तक का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, ये बराबर है पाई आर के। अगर हम ए से सी तक डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें, तो देखिए ए से लेकर ओ तक ये भी आर के बराबर है रेडियस ऑफ द सर्कल, और फिर ओ से सी तक ये भी आर के बराबर है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ए से सी तक बराबर होगा 2r के। अब अगर दोनों का रेशियो कैलकुलेट करें, ए से सी तक डिस्टेंस और ए से सी तक डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस बराबर है पाई आर और डिस्प्लेसमेंट बराबर है 2r, तो ये कैंसिल, ये बराबर होगा पाई डिवाइड बाई 2। ठीक, इसी तरह अगर आप पॉइंट सी पे कैलकुलेट करना चाहते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो भी आप आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है और हमसे पूछा गया है कि आप लोगों ने ए सी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। चलो इस पॉइंट को मैं ए कंसिडर करता हूँ, ये ए से बी तक की बॉडी मूव करती है और फिर बी से सी तक। हमसे पूछा गया है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट सी तक आप लोगों ने ये वाला डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक, अच्छा जी, अब अगर मैं कंसिडर कर लूँ कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो लेट्स से थीटा के बराबर है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आप लोगों ने लॉ ऑफ कोसाइन यूज करना है। क्या? लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन इस तरह है कि जो साइड आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, लेट्स से इस साइड को आप नाम दे रहे हैं ए, स्मॉल ए, इसको स्मॉल बी और इसको स्मॉल सी। अगर हमने सी कैलकुलेट करना है तो मैं लिख सकता हूँ लॉ ऑफ कोसाइन इस तरह, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक, अब अगर c का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ c a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा और ये स्क्वायर रूट। अब अगर आपको वैल्यू गिवन हो a b और ए बी और एंगल की वैल्यू गिवन हो तो आप लोगों ने यहाँ पे ए की वैल्यू, यहाँ पे बी की वैल्यू और यहाँ पे एंगल की वैल्यू पुट करनी है, आप आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब ये जो लाभ कोसाइन है ना, ये जनरल इक्वेशन है, ये किसी भी ट्राइंगल के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो, इस तरह का ट्राइंगल हो, चलो अगर ए को हम लेट से डी पॉइंट के साथ मिलाते हैं, ठीक, और हमसे कोई पूछी कि ए का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें, तो ए के सामने वाला जो एंगल है वो अब 90 डिग्री के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc cos थीटा। अब यहाँ पे एंगल कितना है, एंगल 90 डिग्री बराबर है और cos 90 बराबर होता है 0 के, तो यहाँ पे cos 90 ये 0 बनेगा, तो हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही पिथागोरस थ्योरम बनेगा। ए बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ठीक, तो लाभ कोसाइन को ये जनरल है, आप इसको पिथागोरस थ्योरम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी ट्राइंगल के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हमें ग्राफ गिवन होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन होता है और हमसे ये पूछा जाता है कि आप लोग कैलकुलेट करें इससे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें, तो आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो, ये वेलोसिटी है वर्टिकल एक्सिस पे और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है। मैंने वेलोसिटी को इसलिए वर्टिकली एक्सिस पे लिया हुआ है कि ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है। डिपेंडेंट मीन्स कि किसी बॉडी को अगर टाइम मिलता है तो भी वेलोसिटी के साथ मूव कर सकता है, लेकिन टाइम जो है ये इंडिपेंडेंट है, मतलब बॉडी मूव करे या ना करे टाइम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहता है, तो ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक, अब अगर इस किस्म का ग्राफ हो वेलोसिटी और टाइम के दरमियान, लेट्स से, और हमारे पास इन दोनों के दरमियान ग्राफ कुछ इस तरह से हो और हमसे पूछा जाए कि आप लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो आप लोगों ने क्या करना है, चलो इस पॉइंट को ओ का नाम दे देते हैं, ये पॉइंट ए है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, ये पॉइंट बी है, तो ये बन रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बन रहा है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है वो बराबर होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे मिलेगा। ठीक, अच्छा जी, तो हम लिख सकते हैं कि अब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट या एल्टीट्यूड, इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये इसका बेस है और ये इसकी हाइट है। ठीक, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको एरिया मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखें इसका जो भी एरिया आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइम की ओ से बी तक टाइम की वैल्यू है 2 सेकंड और ये हमारे पास ए से लेकर बी तक वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो चलो 4 मीटर पर सेकंड है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ 1/2 2 सेकंड इंटू 4, 2 टू कैंसिल इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो एरिया है वो बराबर है डिस्प्लेसमेंट के, एरिया बराबर है किस चीज के, डिस्प्लेसमेंट के, तो मैं लिख सकता हूँ 4 मीटर। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि यहाँ पे तो हमने एरिया कैलकुलेट किया है और इसको हम कंसिडर कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, तो इसका रीजन क्या है, रीजन ये है, देखिए इस ट्राइंगल का जो आप लोगों ने एरिया लिया हुआ है वो बराबर है हाफ ऑफ बेस, तो बेस पे अगर आप देखें हमारे पास क्या है, इस साइड पे टाइम है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम होगा, और वर्टिकल एक्सिस पे हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। ठीक, तो अगर आप इसमें यूनिट पुट करें, टाइम का यूनिट होता है सेकंड और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो सेकंड सेकंड कैंसिल, इसका यूनिट आएगा मीटर, मींस
कि यहाँ पे जब हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं किसी राइट एंगल ट्राइंगल का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हम बात कर रहे हैं, तो वो न्यूमेरिकली बराबर होता है किस चीज़ के, इन डायमेंशनली बराबर होता है, सॉरी, किस चीज़ के, डिस्प्लेसमेंट के। इसलिए हम इसको कंसिडर करते हैं कि जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। ठीक, अच्छा जी, नेक्स्ट, बाज़ औक़ात हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होता है इक्वेशन से, तो हम कौन सी इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए? एक इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। एक इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन तभी हम यूज करेंगे, नंबर 1, जब बॉडी की एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, जिस तरह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो फ्री फॉल मोशन के लिए आप दोनों इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। और नंबर 2, दूसरी बात यह है कि बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो, तो स्ट्रेट लाइन में जब भी मोशन होगा तो इसके लिए आप इन दोनों इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। अगर बॉडी किसी सर्कल में मूव कर रही है तो इसके लिए आप ये इक्वेशन दोनों यूज नहीं कर सकते। और तीसरी बात ये है कि जिस फ्रेम में आप ये इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो उसको इनर्शियल होना चाहिए। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम दो किस्म के फ्रेम होते हैं, एक वो फ्रेम जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से, या रेस्ट में हो, तो उस फ्रेम को हम कहते हैं क्या? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, मतलब अगर कोई कार है लेट्स सपोज और वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो इसको हम कंसिडर करेंगे क्या? इनर्शियल फ्रेम, इसको हम कंसिडर करेंगे। ठीक, इनर्शियल फ्रेम में आप ये इक्वेशन जो यूज कर सकते हैं, बल्कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी एप्लीकेबल है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक, इसके अलावा एक थर्ड इक्वेशन भी आप यूज कर सकते हैं, वो इक्वेशन कौन सा है? S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ऑफ ए टू एन माइनस 1 टी स्क्वायर। यहाँ पे n क्या है? ये n सेकंड में डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बॉडी फ्री फॉल मोशन में ए से डायरेक्टली नीचे गिरता है, ठीक, बी तक, तो आप किसी पॉइंट सी पे, किसी पॉइंट डी पे, किसी पॉइंट ई पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ए से सी तक या ए से डी तक या ए से ई तक कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, या n सेकंड में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। लेट्स से अगर मैं कंसीडर करूं कि बॉडी जब ए से सी तक आता है तो यहाँ पे 1 सेकंड टाइम लगता है, तो 1 सेकंड में पहले सेकंड में कितना फासला तय करता है वो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने n में 1 पुट करना है, n जो है सेकंड के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप पहले सेकंड में डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, तो पहला सेकंड है तो मैं n इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा, ये S1 बनेगा। इनिशियल वेलोसिटी जब हमने इसको यहाँ से गिराया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ये रेस्ट में था, इसलिए मैं इनिशियल वेलोसिटी 0 पुट करूंगा। ठीक, प्लस 1/2 ए की जगह मैं यहाँ पे g पुट करूंगा क्योंकि ये अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल कर रहा है, तो मैं यहाँ पे g पुट करूंगा। n की जगह मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा क्योंकि पहला सेकंड है, -1, और टी स्क्वायर, टी यहाँ पे सेकंड के लिए इस्तेमाल होता है कि आप कितने सेकंड में डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो 1 सेकंड में कैलकुलेट करना चाहते हो मैं पुट करूंगा 1 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 0 है, g की जगह मैं लेट से आसानी के लिए 10 पुट करूं, डिवाइड बाई 2, ठीक, और 2 - 1 1 आएगा और 1 स्क्वायर भी 1 आएगा, 2 5 दा 10, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसने? 5 मीटर। इसी तरह आप दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में, किसी भी सेकंड में आप आसानी के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, और आसानी के लिए इस इक्वेशन को, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो और इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, लेट्स से अगर वेलोसिटी इनिशियल 0 है तो इस इक्वेशन को मैं आसानी के लिए इस तरह भी लिख सकता हूँ, एस एन इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि वो 0 है, हाफ ऑफ ए और यहाँ पे 2n - 1, आसानी के लिए हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक, और अगर आप फ्री फॉल मोशन की बात कर रहे हैं तो आप ए को रिप्लेस करेंगे जी से, या इसको आसानी के लिए आप 10 से भी रिप्लेस कर सकते हैं। यानी इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, एस एन इज इक्वल टू, अगर यहाँ मैं 10 पुट करता हूँ तो 5 2n - 1,
ये तभी आप यूज करेंगे जब बॉडी फ्री फॉल मोशन में हो और 1 सेकंड में आप लोगों ने डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो। अगर इनिशियल वेलोसिटी जब 0 होगी तो आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक, अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमने कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हमने स्टडी करना है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कौन सा ग्राफ है? अगर एक्स एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे मैं डिस्प्लेसमेंट ड्रा करूं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम ड्रा करूं तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब इस ग्राफ से हम इंफॉर्मेशन कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? ठीक, लेट्स से कोई ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरह गिवन हो, तो इस ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? तो आप याद रखिए कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है उससे आपको वेलोसिटी मिलती है। अब स्लोप कैसे कैलकुलेट करें? तो स्लोप आप लोगों ने किसी ग्राफ के लिए याद रखनी है। स्लोप बराबर होता है चेंज इन y डायरेक्शन डिवाइड बाय चेंज इन x डायरेक्शन। तो यहाँ पे y डायरेक्शन पे मैंने लिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे मैंने लिया हुआ है टाइम, तो चेंज इन टाइम। अब ये डिस्प्लेसमेंट है डिवाइड बाय टाइम है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है किस चीज के? वेलोसिटी के बराबर होता है। ठीक, तो जब भी आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करें तो स्लोप से आपको क्या मिलती है? वेलोसिटी मिलती है। और बाज़ औकात इस स्लोप को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँ ना, तो इसका जो ये डेल्टा वाई है और ये डेल्टा एक्स है, और किसी राइट एंगल ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस बराबर होता है टेंजेंट थीटा के। ठीक, अब ये स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और इनफाइनाइट कब होगा? देखिए, लेट्स से हमारे पास कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को इस कुछ इस तरह से है। लेट्स से तो यहाँ पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करूँ तो यहाँ पे जितना भी एंगल बन रहा है उसको आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। अगर ये एंगल लेस देन 90 डिग्री हो तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर एंगल लेस देन 90 डिग्री है तो स्लोप क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है वेलोसिटी जो है वो क्या है? पॉजिटिव है, यानी बॉडी जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रही है। ठीक, अगर ये ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से हो, यहाँ पे एक फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें, ये एंगल कैलकुलेट करें। अब ये एंगल ज्यादा है 90 डिग्री से, तो जब एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा? स्लोप हमेशा नेगेटिव होगा, और नेगेटिव स्लोप का मतलब है कि वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि बॉडी नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रही है। ठीक, अच्छा जी, अगर ये ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाए, लेट सपोज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है कुछ इस तरह से आ रहा है बिल्कुल हॉरिजॉन्टली, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो स्लोप है 3 नंबर, यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या है? 0 है। स्लोप क्या है? 0 है, क्योंकि एंगल क्या है? 0 के बराबर है। इस वजह से हम इसको क्या कंसिडर करेंगे कि स्लोप 0 है, यानी बॉडी रेस्ट में है। यानी यहाँ आप देखिए इस पॉइंट पे लेट से टाइम 0 है और इस पॉइंट पे लेट से टाइम 2 सेकंड है। टाइम में तो चेंज आ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं आ रहा, तो स्लोप बराबर होता है इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। तो वाई एक्सिस पे कोई चेंज आ रहा है? नहीं। एक्स एक्सिस पे चेंज आ रहा है? बिल्कुल। तो 0 डिवाइड बाय समथिंग मीन 0, स्लोप 0 के बराबर होगा, या आप लिख सकते हैं कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है। ठीक, अब अगर ग्राफ इस तरह का कोई आ जाए, लेट्स से ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो वर्टिकली, तो इसका स्लोप कैसे कैलकुलेट करें? स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। अब देखिए वाई एक्सिस पे चेंज आ रहा है, लेट्स से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेट्स से 5 मीटर है, तो वाई एक्सिस पे चेंज आ रहा है डेल्टा वाई में, लेकिन एक्स एक्सिस पे चेंज 0 है, क्योंकि इसके लिए भी टाइम लेट्स से 1 सेकंड है और इस पॉइंट के लिए भी टाइम 1 सेकंड है, ए के लिए भी और बी के लिए भी। तो टाइम में कोई चेंज नहीं आ रहा। समथिंग 0, समथिंग डिवाइड बाय 0 मीन्स इन्फिनिटी, या इसको आप मैक्सिमम कह सकते हैं। ठीक, तो इस तरह का जो वर्टिकल ग्राफ होगा इसका स्लोप हमेशा इनफाइनाइट होगा या मैक्सिमम होगा। ठीक।
आ जाइए, अब कुछ एमसीक्यूज है, इसको सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1, व्हाट इज द एमसीक्यूज नंबर 1 है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट ट्रेवल्स इन ए सर्कुलर पाथ एंड रिटर्न टू इन ए सर्कल एंड दैट रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। कोई बड़ी सर्कल में मूव कर रही है, यहाँ से इसने स्टार्ट किया और वापस इसी पॉइंट पे आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो ज़रूरी बात है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है या चेंज इन पोजीशन वो 0 है। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 के बराबर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, ए कार ट्रेवल 5 मीटर ईस्ट 12 मीटर वेस्ट नॉर्थ, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो आप लोगों ने इस किस्म के क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने एक तो मैप ड्रा करना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब देखिए 5 मीटर फासला कवर करता है ईस्ट में, तो आप लोगों ने ईस्ट के डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रा करना है और इसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर, ए से लेट से बी तक। फिर 12 मीटर नॉर्थ के डायरेक्शन में, तो आप लोगों ने इसके साथ इसकी टेल मिलानी है और नॉर्थ के डायरेक्शन में वेक्टर ड्रा करना है सी तक और इसका मैग्नीट्यूड है 12 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक का स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट होता है ये। अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो लेट्स से इस डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या यूज करना है, पिथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करें तो डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस हमारे पास बराबर है 12, तो 12 स्क्वायर होगा प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर बराबर है 5 के, तो 5 स्क्वायर। ठीक, ये बराबर होगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आएगा, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 169 डी स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो डी बराबर होगा 13 मीटर के। ए से सी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 13 मीटर है। ठीक, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रनर कंप्लीट्स वन लैप ऑफ 400 मीटर, एक रनर है और वो 400 का लैप कंप्लीट करता है। ठीक, एंड व्हाट इज द रनर डिस्प्लेसमेंट, लेट्स से इसने ए से स्टार्ट किया, ए पॉइंट से बी तक चला गया, फिर सी तक चला गया, फिर डी तक और फिर वापस ए पे आ गया। लेट्स से स्क्वायर है या रेक्टेंगल है जो भी है, या अगर सर्कल भी हो, ए से स्टार्ट करे और वापस ए तक आ जाए, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, इसका मतलब है कि दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर, ए कार ट्रेवल्स 10 मीटर ईस्ट 5 मीटर वेस्ट, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। लेट्स से एक बॉडी है, लेट्स से एक मैप ड्रा करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो कितना 10 मीटर का फासला तय करता है किस डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन में। तो ये इस तरह ए से बी तक कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, 10 मीटर, और 5 मीटर पर वेस्ट के डायरेक्शन में, तो फिर बी से वापस वेस्ट के डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह ट्रेवल करती है और सी तक पहुंचता है और यहाँ पे डिस्टेंस कवर करता है 5 मीटर। तो देखिए डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ, यानी ए से बी तक इसने 10 मीटर का फासला कवर किया और फिर बी से सी तक 5 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस बनेगा S1 प्लस S2, इसमें वैल्यू पुट करें 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया 15 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a car travels 10 मीटर ईस्ट 5 मीटर वेस्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, तो वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, a body moves 2 मीटर along north 4 मीटर along west 2 मीटर along south, what is the net displacement। अब इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, एक मैप ड्रा करना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ। तो पहले 2 मीटर नॉर्थ के डायरेक्शन में मूव करती है, तो आप लोगों ने नॉर्थ के डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रा करना है इस तरह ए से बी तक और इसका मैग्नीट्यूड होगा 2 मीटर। ठीक, फिर वेस्ट के डायरेक्शन में 4 मीटर, तो वेस्ट अपर डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे सी तक ही 4 मीटर का फासला कवर करती है। फिर 2 मीटर साउथ के डायरेक्शन में, तो साउथ जो है लेफ्ट साइड पे है 2 मीटर,
अब इसका नेट डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट करना है, यानी ए से लेकर डी तक ये हमने कैलकुलेट करना है। तो जरूरी बात है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये दोनों साइड आपस में बराबर है, तो ये दोनों साइड आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे कितना बनेगा, 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट बनेगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, ए से डी की तरफ होगा। तो डी की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट की डायरेक्शन है, ठीक। तो आप लिख सकते हैं कि इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो है 4 मीटर, और किस डायरेक्शन में है, वेस्ट के डायरेक्शन में, ठीक। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।